Welcome back again. Now we discuss यूनिट 5th। हम 5वें यूनिट की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको केवल एक लेसन का अध्ययन करना है। उस लेसन का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ तरंग शब्द से आपके समझ में आ रहा होगा कि तरंग क्या है। माध्यम में एक प्रकार का क्या होता है? विक्षोभ होता है। क्या होता है? विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब जान रहे हो ना? कभी तालाब में या शांत जल में कंकड़ जब फेंको तो जल में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें विद्युत भी होगा और चुंबक भी होगा, एक प्रकार का क्या है? तरंग है। एक प्रकार का क्या है? माध्यम में विक्षोभ है, जिसमें कौन कौन से दो चीज़ें हैं? विद्युत और चुंबक। विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो सबसे पहले इसकी अवधारणा को समझने से पहले हम कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। आपको ऑस्टर्न नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर बताया था कि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही है कि नहीं सही है? किसने ये पाया था? ऑस्टर्न नामक वैज्ञानिक ने पाया था सबसे पहले। परंतु 10 साल बाद, उसके कितने साल बाद? 10 वर्ष बाद। कौन? हेनरी और फैराडे। कौन हुए? हेनरी और फैराडे ने क्या सोचना प्रारंभ किया? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से क्या वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने अपना एक नियम दिया, सत्यापित भी किया। उन्होंने एक अपना नियम दिया, फैराडे का नियम आप सुने होंगे। फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं दोनों, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ आपका ऑस्टर्न का प्रयोग है, यहाँ पर आपके कौन प्रयोग हैं? हेनरी और फैराडे के प्रयोग हैं। इन दोनों प्रयोगों को आधार बनाकर कौन? एक आपके महान वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यानगत रखते हुए उन्होंने एक विशेष प्रकार का नया और सबसे ही खूबसूरत एक नई टॉपिक का जनरेट किया, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। इन्होंने दोनों को आधार बनाया। कैसे बनाया? ये ध्यान दीजिए। मैक्सवेल ने सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? किसी भी क्षेत्र में विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए, कौन थे ये? मैक्सवेल थे। कौन थे बच्चों? मैक्सवेल। ठीक, ये क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं थे, ध्यान रखना। मैक्सवेल ने सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? किसी भी क्षेत्र अब वो क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, दो क्षेत्र हैं। इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र। कौन से दो क्षेत्र है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। को समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ टाइम वेरिएशन, समय के साथ परिवर्तन करने पर, क्या करने पर? परिवर्तन करने पर, बच्चों समझने का प्रयास करना। परिवर्तन करने पर किसमें? वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर एक अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बात समझ में आ रहा है? मतलब वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अतिरिक्त क्या उत्पन्न हो जाता है? एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश में परिवर्तन के फलस्वरूप लंबवत होने के कारण वातावरण में एक विक्षोभ का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, मैक्सवेल ने सिद्ध किया किसी भी क्षेत्र
कुछ समय के साथ, चाहे आपका इलेक्ट्रिक ले लीजिए, चाहे आप मैग्नेटिक ले लीजिए, ठीक, या वास्तव में ये दोनों होने चाहिए। क्या कह रहा है, समय के साथ परिवर्तन करने पर एक अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक, अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक विक्षोभ का निर्माण करती है, जो कि एक किसका निर्माण करती है बच्चों, विक्षोभ, डिस्टर्बेंस जिसे कहते हो आप, का निर्माण करती है, निर्माण करती है, ठीक। इसी विक्षोभ या इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसे क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। कोई बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसको, जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है ये विक्षोभ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के साथ। तो ऑटोमेटिक वातावरण में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। उसी विक्षोभ को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो होता है, ध्यान दीजिए, दो क्षेत्र होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में दो क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र, दो क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड। कौन से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ये परस्पर क्या होते हैं, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग में दो क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर क्या होते हैं बच्चों, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत, लंबवत होते हैं, ठीक। और तरंग की दिशा क्या होती है, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द वेव, कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है, तरंग का जो दिशा होती है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कि क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कि क्या होता है, फील्ड की लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। इसका मतलब ये 3D आकृति में बनता है। इसका सबसे सरल और सहज उदाहरण है जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का, क्या है, प्रकाश है। क्या है बच्चों, प्रकाश। कौन सी प्रकाश, जो हम दैनिक लाइफ में लाइट देखते हैं, वही सब प्रकाश कौन से तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ देखिए, हम चित्रांकन से भी आपको बता सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 3D आकृति में आपके सामने एक चित्र बनाया गया, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बच्चों, वाई एक्सिस, सॉरी ये आपका वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपोनेंट जो वेक्टर बनते हैं, ये देखिए, ये डायरेक्शन हम दर्शा रहे हैं। ये अगर आपका बी है, कौन सा फील्ड है, बी, ठीक। ये देखिए, बी डायरेक्शन में दर्शाया गया, ठीक। और ये अगर आपका कौन सा फील्ड है बच्चों, ये आपका ई है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ई बनाएगा तो ये क्या रहेगा, बी रहेगा। और ये परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। ये ध्यान रखना, परस्पर कैसे हैं बच्चों, लंबवत। और ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके लंबवत जो डायरेक्शन बनेगा वो किसकी डायरेक्शन होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग वेव का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जैसे हम सी से लोकेट करेंगे, किससे लोकेट करेंगे, सी से। इसका मतलब प्रकाश की चाल को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है बच्चों, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है।
कोई बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बात समझने का प्रयास करना बेटा। ये 3D आकृति में बना हुआ है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर अब पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मैक्सवेल के समीकरण, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण। ठीक, मैक्सवेल के समीकरण क्या हैं, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकत्व के सभी नियम को गणितीय रूप में, किस रूप में? गणितीय रूप में। किसके? विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व के सभी नियमों को किस रूप में? गणितीय रूप में। गणितीय रूप में, किस रूप में बच्चों? गणितीय रूप में लिखकर 4 समीकरण, कितने समीकरण? 4 समीकरण प्राप्त किए। कितने समीकरण प्राप्त किए बच्चों? 4 समीकरण प्राप्त किए हैं, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण भी बोल सकते हो, या फिर जिसे मैक्सवेल का समीकरण कहा जाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? विद्युत और चुंबकत्व के सभी जितने भी नियम हैं उसका बहुत ही बेहतरीन अध्ययन मैक्सवेल ने किया, और उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा कुल कितने समीकरण दिए? 4 समीकरण प्राप्त किए। उन्हीं समीकरण को क्या कहा जाता है? मैक्सवेल का समीकरण या विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण कहा जाता है। ये निम्नवत है। पहला है आपका वैद्युत क्षेत्र के लिए गास की परिमेय। क्या है? वैद्युत क्षेत्र के लिए गास का परिमेय। गास का परिमेय आपको पता होगा, क्यों बच्चों? देखिए, पहला समीकरण जो कहता है क्लोज इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन किसका बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का। ठीक, ये किसके बराबर होता है? Q बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? किसके बराबर होता है? Q बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। इसको क्या कहा जाता है? सभी बच्चे जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या है? गास का परिमेय है कि नहीं है? वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या है बच्चों? गास का परिमेय है। कौन सा परिमेय? गास का परिमेय। आप सभी लोग पढ़े होंगे मन से कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो बच्चों ना? गास का परिमेय है। ये पहला समीकरण है। ठीक, द्वितीय समीकरण क्या है? ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र के लिए गास का परिमेय है, तो अब की क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र के लिए गास का परिमेय आएगा। क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र के लिए गास का परिमेय आएगा। क्यों? ये कौन समीकरण कहलाएगा? ये मैक्सवेल का पहला समीकरण है। और द्वितीय समीकरण क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। dA बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ये कौन सा इसको क्या कहते हैं हम सभी लोग? चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा परिमेय? गास का परिमेय। कौन सा परिमेय? तो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लिए गास का परिमेय है ये। इसको किस नाम से जाना जाता है? मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बात है आपका तृतीय समीकरण। कौन सा समीकरण की बात करते हैं बच्चों? तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या है? जो आपका फैराडे का नियम है। फैराडे का क्या नियम है? फ्लक्स परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है बच्चों? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वही आपका जो नियम है वो मैक्सवेल का कौन सा समीकरण बनाएगा? मैक्सवेल का तृतीय समीकरण बनाएगा। कौन सा समीकरण बनाएगा बच्चों? मैक्सवेल का तृतीय समीकरण बनाएगा। तो आइए जानते हैं मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण जो है बच्चों, वो है आपका क्लोज इंटीग्रेशन वैद्युत क्षेत्र का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन। कौन सा समाकलन बच्चों? रेखीय समाकलन। किसके बराबर होता है आपका?
फ्लक्स परिवर्तन डी फाई बी अपान डी टी के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि डी फाई अपान डी टी यही तो है आपका फैराडे का नियम। क्यों, ये किसका नियम है, फैराडे का नियम है। इसका मतलब मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण है वो किसको बताता है, किसको बताता है बच्चों, फैराडे के नियम को प्रेडिक्ट करता है। ये चीज़ और बताता है, ये क्या बताता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र भी है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ एक चीज़ आप कह सकते हो, इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्ती समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से किसकी उत्पत्ति होती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, फैराडे का नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नियम से नाम से जाना जाता है, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम के नाम से जाना जाता है। कुछ बात समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जितने नियम आपको बताए गए ये लगभग हमने बताया है, पढ़ाया है। ठीक, अब आता है आपका चतुर्थ समीकरण। कौन से समीकरण, अंतिम समीकरण। अंतिम समीकरण जो है बच्चों मैक्सवेल का क्या है, एम्पेयर मैक्सवेल परपथीय नियम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब इसी में एम्पेयर का नियम को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। किस नियम को समाहित किया गया बच्चों, एम्पेयर के परपथीय नियम को क्या किया गया, इसमें समाहित किया गया है। तो एम्पेयर का परपथीय नियम क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन। ध्यान आया कि नहीं, ध्यान आया, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, परिपथ में प्रवाहित धारा का कितना गुना, म्यू जीरो गुना। ध्यान आया कि नहीं आया, परिपथ में प्रवाहित धारा का कितना गुना, म्यू जीरो गुना। ध्यान आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जो धारा बहेगा उसमें दो धारा रहता है, एक विस्थापन धारा रहता है, एक आपका कंडक्टिंग धारा रहता है। तो यहाँ पर ID डिस्प्लेसमेंट करंट और IC कंडक्टर करंट की बात करेंगे। ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे हैं इस बात को। देखिए ये आपका एम्पेयर का ही नियम है और कोई दूसरा नियम नहीं है, लेकिन इसी में एक अतिरिक्त धारा की कल्पना किया गया है, जिसकी कल्पना किसके द्वारा हुआ है, मैक्सवेल के द्वारा हुआ है। क्योंकि ये आपका इसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। कौन सा करंट, विस्थापन धारा। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, विस्थापन धारा। और इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग करंट। कौन सा करंट, चालन धारा। कौन सा धारा बच्चों, चालन धारा। ध्यान दीजिए परिपथ में ये दोनों धाराएं होती हैं, विस्थापन धारा और चालन धारा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित कुल धारा मतलब विस्थापन धारा और चालन धारा का कितना गुना, म्यू जीरो गुना होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, यही है, इसकी ध्यान दीजिएगा। ये मैक्सवेल का जो चौथा समीकरण है ये किस नाम से जाना जाता है, एम्पेयर मैक्सवेल। एम्पेयर मैक्सवेल, मैक्सवेल ध्यान दीजिए किस नाम से जाना जाता है, एम्पेयर मैक्सवेल परपथीय नियम। कौन सा नियम, परपथीय नियम से भी जाना जाता है। कौन सा नियम बच्चों, एम्पेयर भी है इसी में और मैक्सवेल भी हैं। एम्पेयर क्या कहते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू जीरो गुना होता है, परंतु आपके मैक्सवेल क्या कहते हैं कि परिपथ में दो धारा बहती है, एक आपका कौन सी धारा, विस्थापन धारा, और दूसरा कौन सी है, चालन धारा। उनका ये कहना है विस्थापन धारा और चालन धारा के योगफल का म्यू जीरो गुना होता है। इसीलिए एम्पेयर का जो परपथीय नियम है वो अधूरा था, उसको पूर्ण किसने किया, मैक्सवेल ने पूर्ण किया। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एम्पेयर मैक्सवेल परपथीय नियम। इस प्रकार से आपके सामने 4 समीकरण दिखाए गए हैं जो कि किस रूप में है बच्चों, गणितीय रूप में है। इसी को क्या कहा जाता है, मैक्सवेल के समीकरण कहे जाते हैं, या इसी को कहिए आप विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण के नाम से भी जाना जाता है।
ध्यान दीजिए बच्चों, आपके सिलेबस से विस्थापन धारा को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, इसलिए इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत अब हम सभी लोग जानेंगे विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसके गुण क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण पर अब हम क्या करते हैं, पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, इसके निम्नवत गुण हैं। कैसे गुण हैं इसके निम्नवत गुण हैं। निम्नवत गुण हैं। पहला है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। ये जान लीजिए आप, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, सोच कर जरा बताइए, क्या होती है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सेकंड क्या है? आपको बताया गया होगा कि निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के वर्गमूल के गुणनफल का वर्गमूल का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। क्यों? ध्यान आ रहा है कि नहीं ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है? आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रकाश की चाल होती है c बराबर होती है 1/√μ0ε0। ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया? यह विलक्षण है किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का। देखिए, इसी में विद्युत भी है और चुंबक भी है। जो आपके प्रकाश दैनिक लाइफ में हम सभी लोग देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, उसमें 2 क्षेत्र हैं। एक आपका वैद्युत क्षेत्र है, दूसरा आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चों? ये ध्यान दीजिए, c बराबर 1/μ0ε0 होता है। और थर्ड क्या है, जो प्रकाश होती है उसकी जो तरंग प्रकृति होती है कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? यह अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है बच्चों? यह अनुप्रस्थ तरंग है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, इसका मतलब यहाँ अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या कहते, किसे कहा जाता है? सोच कर बताइए। हाँ, क्या कह रहे हो? इसमें जो होती हैं तरंग संचरण, जो कण होते हैं, तरंग संचरण का जो डायरेक्शन होता है उसमें माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं, परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? लंबवत। तो आइए देखते हैं इसको कैसे। यहाँ से ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बच्चों? वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, वेक्टर ई से। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र वाह कौन सा है? एक चुंबकीय क्षेत्र। क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, वेक्टर बी से। ये सदिश राशि है। विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत, कैसे? लंबवत क्या करते हैं? कंपन करते हैं। कैसे? लंबवत कंपन करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो यही तो बताया जा रहा है, यहाँ अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं कैसे कंपन करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका 5वां अभिलक्षण है
वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो महत्तम मान होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो तरंग चाल की क्या होता है, बराबर होता है। ये भी ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र ई व चुंबकीय क्षेत्र बी का कौन सा मान, महत्तम मान, कौन सा मान, महत्तम मान, कौन सा मान बच्चों, महत्तम मान का अनुपात किसके बराबर होता है, तरंग के चाल के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब महत्तम मान क्या होता है ये सोच रहे होंगे बच्चे ना। महत्तम मान जो होता है वैद्युत क्षेत्र का E0 से बताया जाता है। शीर्ष मान भी इसको कहा जाता है। कौन सा मान कहा जाता है, शीर्ष मान, बटा इसको कहा जाएगा B0, चुंबकीय क्षेत्र का शीर्ष मान का अनुपात किसके बराबर होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल, इसका मतलब प्रकाश के चाल के क्या होता है, बराबर होता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सब पूरा ये क्या है, थ्योरी है। समझ पा रहे हो ना? ये तरंगे कैसे त्वरित होती हैं ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर ये तरंगे आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती है बच्चों? 6वां प्रकार, यह जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं आवेशों के, किससे, आवेशों के त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब ये होता है वेग में परिवर्तन, ठीक। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से तरंग में कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं। तो ये जो दोनों तरंगे हैं इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा समय के साथ। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों क्षेत्रों में समय के साथ क्या होगा बच्चों, परिवर्तन होगा। तो यह तरंगे आवेशों के त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं, गति से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से आपके सामने 6 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए। कितने कैरेक्टरिस्टिक बताए गए बच्चों? 6 कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप चाहें तो इसमें और आप कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी आप आसानी से पढ़कर या फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लेकिन ये 6 कैरेक्टरिस्टिक बहुत आपको बताए गए, ठीक। अब इस पर कुछ हाथ के न्यूमेरिकल हम कराएंगे। उसके बाद आपका अंतिम टॉपिक इसमें बच रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसके लिए बहुत जल्द वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। चर्चा करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको पता होगा कि न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, किसने बताया? न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से बैंगनी रंग तक, कहाँ से बच्चों? लाल रंग से बैंगनी रंग तक विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। कुछ बात समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम लाल रंग से बैंगनी रंग तक विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं।
इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? दृश्य स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है बच्चों? दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब देखने वाला प्रकाश कहते हैं। ठीक, कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, ठीक, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य कितना होता है बच्चों? किसका होता है? बैगनी का होता है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे भी फैला होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये स्पेक्ट्रम तो आपका रहा दृश्य स्पेक्ट्रम, परंतु एक स्पेक्ट्रम है जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब आप सोच रहे होंगे अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो देखा ना जा सके, और दृश्य का मतलब जो देखने योग्य हो। यहाँ दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है मानव नेत्र को ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? परंतु जो अदृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं वो जो होते हैं कौन से स्पेक्ट्रम? अदृश्य स्पेक्ट्रम। कौन से बच्चों? अदृश्य स्पेक्ट्रम। अदृश्य स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनका जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ऊपर वा क्या है? बैगनी प्रकाश। कौन सा प्रकाश? बैगनी प्रकाश। तरंगदैर्घ्य से नीचे वाले प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हो, क्या कहलाते हैं? अदृश्य प्रकाश कहलाते हैं। कौन से प्रकाश कहलाते हैं बच्चों? अदृश्य स्पेक्ट्रम या अदृश्य प्रकाश कहलाते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? कहलाते हैं। अच्छा, अब इस अदृश्य प्रकाश के जो भेद हैं वो दो हैं। एक है आपका औरक प्रकाश, दूसरा है पराबैंगनी प्रकाश। कौन से प्रकाश बच्चों? एक है आपका औरक प्रकाश, दूसरा है आपका पराबैंगनी प्रकाश। ठीक, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? इसके मुख्यतया 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बच्चों? 2 प्रकार हैं। एक है आपका औरक्त प्रकाश। कौन से प्रकाश? औरक्त प्रकाश या औरक्त स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। ध्यान दीजिए, जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ कहेंगे औरक्त स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? औरक्त स्पेक्ट्रम। और सेकंड है आपका, क्या है बच्चों? सेकंड है आपका पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इस पर हम चर्चा करते हैं, औरक्त स्पेक्ट्रम और पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। औरक्त स्पेक्ट्रम का जो तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर। कितने से ऊपर? 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर। और पराबैंगनी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से नीचे। 3900 एंगस्ट्रॉम से नीचे। और इसके बीच, ध्यान दीजिए, इसके जो बीच होता है तो कौन सा स्पेक्ट्रम है? दृश्य स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? दृश्य स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कौन सा स्पेक्ट्रम है? दृश्य स्पेक्ट्रम। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब औरक्त स्पेक्ट्रम और पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के भेद का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें आपको रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरण, यक्स किरण, गामा किरण आदि किरणों का क्या करना है? आपको थोड़ा सा विधिवत अध्ययन करते हुए उनके गुणधर्म को भी जानना होगा। तो आइए उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग दृश्य प्रकाश पढ़े हो और अदृश्य प्रकाश, उसके अंतर्गत आपको बताया गया औरक प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश। बाद में प्रयोग के आधार पर अनेक जो हैं
एक्स किरण, गामा किरण तथा रेडियो तरंगों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। तो इसके संदर्भ में हम सबसे पहले बात करते हैं गामा किरण की। किसकी बात करते हैं, गामा किरण। हेडिंग बनाया जाएगा गामा किरण। ये किसका प्रकार है बच्चों, ध्यान रखना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का एक क्या है, प्रकार है। गामा, अल्फा, बीटा, गामा आप जानते हो, गामा संकेत बना देते हैं, ठीक। अब गामा रेज होते क्या हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जानना है इसका जो तरंग परास होता है, तरंग परास का मतलब कहा जाए इसका तरंग दैर्ध्य जिसे कहते हैं हम सभी लोग, क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, ये जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य 10 के घाते -14 एंगस्ट्राम से, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों, 10 के घाते -14, तरंग दैर्ध्य 10 के घाते -14, ठीक। क्या मीटर कहिए, 10 के घाते -14 मीटर, या इसको एंगस्ट्राम में बदलो, कितना एंगस्ट्राम होगा, 10 के घाते -4 एंगस्ट्राम से 10 के घाते -10 एंगस्ट्राम, सॉरी 10 के घाते -10 मीटर। इसका मतलब इसको हम आप कह सकते हैं 1 एंगस्ट्राम। कितना एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम के बीच होता है, के बीच होता है। इसका जो तरंगदैर्ध्य प्रास है, ये इसका तरंगदैर्ध्य 10 के घाते -14 मीटर से 10 के घाते -10 मीटर के बीच में होता है। ये कैसे उत्पत्ति होते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये परमाणु के नाभिकों के विघटन होने पर उत्सर्जित होते हैं। अल्फा बीटा गामा सुने होंगे ना, एक्स रेज में, ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया, अल्फा बीटा गामा, इसकी उत्पत्ति परमाणुओं के विघटन से होती है, परमाणु के विघटन से होती है। कुछ बात समझ में आया। अल्फा बीटा गामा आप सुने होंगे रेडियो एक्टिविटी में, उसमें क्या होता है, क्षय होता है, परमाणु क्या होते हैं, टूट कर क्या होते हैं, नाभिक से निकलते हैं। इसका मतलब नाभिक का विघटन कहिए या परमाणु के विघटन से किसकी उत्पत्ति होती है, गामा किरण की उत्पत्ति होती है। इसका उपयोग जो है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग अगर देखा जाए तो ये उपयोग के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में उपयोग के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले कैंसर तथा ट्यूमर के रेडियोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, रेडियोथेरेपी में होता है। कैंसर जानते हो ना आप सभी लोग, कैंसर व ट्यूमर जानते हो, एक रोग है, क्यों ध्यान रहे हो ना, ट्यूमर के रेडियोथेरेपी में होता है, या रेडियोलॉजी भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है गामा रेज की सहायता से। ये पता किया जाता है कि कैंसर का आकार क्या है और ट्यूमर का क्या आकार है। पहला उपयोग हो गया। सेकंड उपयोग इसमें जो आपको आया जाता है, परमाणु की संरचना ज्ञात करने में, परमाणु की संरचना ज्ञात करने में, ठीक है। और एक उपयोग जान लीजिए, इसका और एक उपयोग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणुओं को नष्ट करने में। आप अल्फा बीटा गामा रेज अगर डाल दीजिए, गामा रेज जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब डॉक्टर ऑपरेशन करके आता है तो एक लेजर होता है जिसमें गामा रेज किरणें निकलती हैं, उसी के सामने क्या होता है, कुछ क्षण के लिए वो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब जिसने उसके पास मरीज के द्वारा क्या आए होते हैं, बैक्टीरिया आए होते हैं, क्या होते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ, ठीक, खाद्य पदार्थ में जीवाणु को नष्ट करने में काम आता है, नष्ट करने में। जैसे आप अपने टिफिन में 4 पराठा और सब्जी रख लीजिए, कितने दिन तक रखे रहिए, 10 दिन तक, तब क्या होगा, उसमें फफूंद लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा अर्चना, बिल्कुल लग जाएगा ना। तो क्या उसको खाओगे, नहीं खाओगे। लेकिन साइंस ये कहता है उसको क्या करते हैं हम सभी लोग,
क्या करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, गामा किरण उसी पर डाल देंगे, तो उसमें जितने बैक्टीरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे, आसानी से मर जाएंगे। और जब वो मर जाएंगे बैक्टीरिया, तो हम भोजन को क्या कर सकते हैं, आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना मज़ेदार। तो एक काम करिएगा, आप सभी लोग गामा रेज लेकर साथ में चलिएगा, ठीक है। बात समझ में आया ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं गामा रेज के बाद, गामा किरण के बाद हम बात करते हैं एक्स किरण की। किसकी बात करते हैं, एक्स रेज की। एक्स किरण, एक्सरे सुने होंगे आप। एक्सरे जो होता है, जब आपके हाथ पैर किसके द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, जब गिर पड़ोगे तब की बात करते हैं, तो टूट जाता है। ऐसा मत कहिए कि सर के द्वारा जब हाथ पैर तोड़ दिया जाता है तो क्या कराया जाता है, एक्सरे। ऐसा कभी मत कहना बेटा, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपकी हड्डी क्या होती है, टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तरंग दैर्ध्य प्रास क्या है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य प्रास क्या है, कौन सा प्रास, तरंग दैर्ध्य प्रास। इसका जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होता प्रास होता है 10⁻11, 10⁻11। इसका मतलब इसको कह सकते हो आप कितना एंगस्ट्रॉम, बोलिए 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब या 0.1 एंगस्ट्रॉम से कितना, कितना से कितना होता है बच्चों, वैसे 100 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन किताब में 100 एंगस्ट्रॉम रेंज लिख देते हैं। कितने एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम को ऐसा भी कह सकते हो आप 10⁻⁸ मीटर। 8 मीटर मतलब कितना एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, के बीच होता है, ठीक। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य से जब गिराया जाता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिराया जाता है, उच्च द्रव्यांक वाले पदार्थ पर गिराया जाता है। कहाँ गिराया जाता है बच्चों, उच्च परमाणु क्रमांक कह दीजिए, उच्च परमाणु क्रमांक वाले पदार्थ पर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। तो एक्स किरण की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। किरण की उत्पत्ति होती है, किससे उत्पत्ति होती है, जो आपके उच्च परमाणु क्रमांक वाले पदार्थ हैं उस पर क्या गिराया गया, इलेक्ट्रॉन गिराया गया। तो उस पदार्थ से क्या निकलेगा बेटा, एक्स किरणें निकलेंगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, उत्पत्ति होती है। अब एक्स किरण का सबसे सरल और सहज उपयोग बताइए बच्चों, कोई बताइए। सीधी सी बात है, एक्स किरण के सभी गुण सबसे पहले गामा किरण के गुण के क्या होंगे, समान होंगे, परंतु भेदन क्षमता कम होती है इसकी। क्या होती है, भेदन क्षमता। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है बच्चों, परमाणु संरचना में है। किसमें है, परमाणु संरचना में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। किस क्षेत्र में, चिकित्सा या रोगी निदान में भी किया जाता है। रोगी के निदान में किया जाता है। ज़्यादातर कहिए हड्डी रोग निदान में इसका उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा एक्सरे किया जाता है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त हम फिर बात करते हैं, आपका नेक्स्ट जो होगा ये सब आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग की हम बात कर रहे हैं बच्चों, नहीं आप दूसरा कुछ समझ बैठो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, यक्ष किरण का एक और बहुत बड़ा उपयोग है। इसका उपयोग माइक्रो स्टेशन पर धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में भी होता है। ध्यान दीजिए, विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ, माइक्रो स्टेशन पर, ठीक है। कहाँ पर, माइक्रो स्टेशन पर। अच्छा, अब आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आप
पराबैंगनी किरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पराबैंगनी किरण। गामा किरण, यक्स किरण, अब किसकी बात करते हैं? पराबैंगनी। तो आपको पता होना चाहिए इसका तरंगदैर्ध्य। वास्तव में पराबैंगनी जो प्रकाश किरण है ये अदृश्य प्रकाश किरण का एक क्या है? प्रकार है। तो पराबैंगनी प्रकाश किरण जो होते हैं बेटा, इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होता है। इसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर के बीच में होता है। बात तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये रेंज है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइंड में आपको बैठाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसकी उत्पत्ति जो होती है सूर्य प्रकाश से होता है। किससे होता है? वो सूर्य प्रकाश जो क्लास में पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश की हम बात कर रहे हैं। सूरज प्रकाश, सूर्य प्रकाश से होता है, या फिर निर्वात स्पार्क या आयनिक गैसों द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? आयनित गैसों द्वारा। आयनित गैस द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, सबसे बेहतर उत्सर्जक जो है सूर्य का प्रकाश है। पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन परत। ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया? कौन रोकता है बच्चों? ओजोन परत रोकता है। कौन रोकता है बच्चों? ओजोन परत। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? इसका बहुत गजब का उपयोग है। सबसे पहले इसका उपयोग है चोरों से सुरक्षा में, अलार्म के रूप में प्रयोग किया जाता है पराबैंगनी किरण। किसकी सुरक्षा के लिए? चोरों से सुरक्षा, चोरों की नहीं सुरक्षा करना, चोरों से सुरक्षा में अलार्म। किसमें किया जाता है? अलार्म। किसमें बेटा? अलार्म के रूप में ऐसा होता है। पराबैंगनी प्रकाश किरण जब गिराया जाता है वहां पर, जैसे चोर जाएगा, आपका ये रहा ताला, ये क्या रहा बच्चों? ताला रहा। ठीक, इस ताले के ऊपर जब वो प्रकाश जलाएगा, क्या जलाएगा? प्रकाश। तो ये सर्किट, इसमें क्या लगा रहता है? एक आपका परिपथ रखा रहता है। वो परिपथ क्या हो जाता है? पूरा हो जाएगा। जब परिपथ पूरा हो जाएगा तो उसी से क्या लगा रहता है? आपका एक अलार्म सेट रहता है। तो वो क्या करता है? पों पों की आवाज़ से चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाने लगेगा तो क्या करोगे आप? लाठी लेकर दौड़ते कहाँ जाओगे? अपने बक्से के पास जाओगे और देखोगे चोर क्या कर रहा है? ताले में चाबी लगाकर बक्से को खोल रहा है कि ताले को खोल रहा? ताले को खोल रहा। तो आप क्या करोगे? धुआंधार अपनी लाठी से क्या करोगे? आप आक्रमण कर दोगे। और जब आक्रमण कर दोगे तो चारों खाने चित्त हो जाएगा। जब वो चारों खाने चित्त हो जाएगा तो आप क्या करिएगा? 102 नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा और क्या आ जाएगी? पुलिस आ जाएगी। इससे क्या होगी? आपकी भी सुरक्षा हो जाएगी और आपके सामान की भी सुरक्षा हो जाएगी। इसीलिए साइंस बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। कोई बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज़ ध्यान रखिए, अदृश्य लिखाई। अदृश्य लिखाई में भी इसका उपयोग होता है। अदृश्य अगर कोई चीज़ लिखा हुआ जो दिखने योग्य नहीं है तो ध्यान रखिए उस पर हम क्या करते हैं? पराबैंगनी किरण डालकर आसानी से क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं। अदृश्य लिखाई है ना मज़ेदार? अदृश्य लिखाई। ठीक, और इसी में आता है नकली दस्तावेज। कौन से दस्तावेज? नकली दस्तावेज। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अंगुलियों के निशान। किसके? अंगुली के निशान का पता। किसके निशान? अंगुली के निशान का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है। ये भी ध्यान रखना, लगाने में होता है, लगाने में उपयोग होता है, उपयोग होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक इसका भी बहुत सबसे महत्वपूर्ण और गजब का उपयोग है। ये क्या करता है? भोजन को शुद्ध करता है। क्या करता है बच्चों? जीवाणुओं को नष्ट करने में इस्तेमाल होता है। जीवाणु को नष्ट करने में आप
देखते हो दैनिक लाइफ में जब बारिश बहुत होती है बच्चों, तो आपके घर के आसपास क्या जम जाता है? काई। और काई जब जम जाएगा तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा? प्रकाश जब पड़ेगा तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट भी करता है आसानी से। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? खाने के वस्तुओं के संरक्षण में भी होता है, जल शोधन में भी इसका उपयोग है बच्चों। किस शोधन में? जल शोधन में, जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है बच्चों। बात समझ गए ना? तो अब बात करते हैं पराबैंगनी किरण की बात करते हैं अब दृश्य विकिरण की। किसकी बात करते हैं बच्चों? दृश्य विकिरण की बात। परिचित ही हैं, क्या होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है बच्चों? हमने पहले ही इस पर चर्चा किया है। तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम से कितना एंगस्ट्राम? 3900 एंगस्ट्राम। कितना? 3900 एंगस्ट्राम के बीच होता है, जो देखने योग्य प्रकाश होता है बेटा। ठीक है, बात समझ में आया नहीं? दृश्य प्रकाश जो होते हैं 7800 एंगस्ट्राम, मतलब लाल प्रकाश से और बैगनी प्रकाश के बीच का जो प्रकाश होता है उसी को हम आप क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होते हैं ये जानिए। आयनित गैसों के उत्सर्जन से होते हैं। कैसे होते हैं ये उत्पत्ति? आयनित गैस के उत्सर्जित परमाणु से या फिर दैनिक लाइफ में देखे होंगे दृश्य प्रकाश कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? ताप दीप्त वस्तुओं से विकिरित होता। ताप दीप्त वस्तु मतलब जिस वस्तु को हम गर्मी दे क्या करने लगे? जलने लगे। ठीक है, तो आपके में तो जब वो जलने लगेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश। हो प्रकाश आप आसानी से देख सकते हो ना, ताप दीप्त वस्तु से उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गया ना? पर आयनित गैस के उत्सर्जित परमाणु से उत्पन्न होता है। और किससे उत्पन्न होता है? कैसे होता है बच्चों? ताप दीप्त वस्तु से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग बहुत है। सबसे पहले वस्तुओं को दिखाने में सबसे सरल उपयोग क्या है? वस्तु को दिखाने में क्या है? सहायक है। सबसे बेहतर उपयोग आप जानते हो। अगर यही प्रकाश ना हो तो क्या आप वस्तु को देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो, परंतु आँख कब खराब हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ पा रहे हो ना? अणुओं की संरचना, किसके? अणु के संरचना के अध्ययन में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका दृश्य प्रकाश। अब हम बात करते हैं बच्चों अवरक्त विकिरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? अवरक्त विकिरण की। किसकी बात करते हैं बच्चों? अवरक्त विकिरण की। सबसे ही पता है तरंगदैर्घ्य सूक्ष्म, सबसे ही पता चल रहा है तरंगदैर्घ्य कैसा होगा? इसका सूक्ष्म होगा। यही सोच रहे होंगे आप सभी लोग। सही है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बच्चों कितना होता है? 10⁻³ मीटर से -10⁻⁻1 मीटर के रेंज में होता है। ठीक, तरंगदैर्घ्य का जो परास होता है, रेंज जो होता है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर के बीच होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, इसकी जो उत्पत्ति होती है बच्चों, ये कुलीज नलिका आप जानते हो ना? ठीक है, उसमें विद्युत चुम्बकीय दोलत्री द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। वैद्युत परिपथ, LCR परिपथ आपको आगे पढ़ाएंगे, उसमें सब आप बात समझ जाओगे। किससे उत्पत्ति होते हैं सूक्ष्म तरंगे? किससे? वैद्युत परिपथ में विद्युत चुम्बकीय दोलत्री द्वारा। वैद्युत परिपथ में विद्युत चुम्बकीय दोलत्री, ठीक है, दोलत्री से उत्पन्न होता है।
ठीक, ये तो आपका रहा सूक्ष्म तरंग की उत्पत्ति के बारे में। या निर्वात कुलीज नलिका से भी ये उत्पत्ति होते हैं। कुलीज नलिका केमिस्ट्री में आप जानते होंगे। उपयोग क्या है इसका, इसको जान लीजिए। उपयोग क्या है, कम से कम 2 उपयोग आप जानिए। इसका सबसे बेहतर उपयोग है बेटा, लघु तरंगदैर्घ्य के कारण विमान संचालन में रेडार प्रणाली में के लिए उपयुक्त होता है। ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है रेडार में। आपको पता होना चाहिए रेडार द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है, वायुयान के संचरण की जो पूरी सिस्टम प्रणाली है वो कौन देखता है, रेडार। तो रेडार में कौन से तरंगे छोड़ी जाती हैं, सूक्ष्म तरंगे। उस तरंगों से परावर्तन के गुण द्वारा पता किया जाता है कि आपका वायुयान कहाँ है या उसकी स्पीड क्या है। ठीक है। उपग्रह में भी इसका उपयोग होता है। किसमें, उपग्रह में। आप सभी लोग दैनिक लाइफ में तमाम प्रकार के प्रोग्राम जो देखते हो टीवी पर, वो किसके द्वारा संभव हो पाते हैं बच्चों, उपग्रह द्वारा वो क्या जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं। उसमें कौन सी तरंगे छोड़ी जाती हैं, सूक्ष्म तरंगे। बात समझ पा रहे हो ना। बेतार संचार में, उपग्रह में बेतार मतलब वायरलेस सिस्टम में, बेतार संचार व्यवस्था में किसके उपयोग होते हैं, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। बात समझ पा रहे हो ना। ध्यान दीजिए, रेडार में, उपग्रह में, बेतार संचार में उपयोग होता है। 3 हो गए, बहुत हो गए। अब हम नेक्स्ट और अंतिम की बात करते हैं, रेडियो तरंगे। किसकी बात करते हैं बच्चों, रेडियो तरंगे की बात कर लेते हैं। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। रेडियो तरंगे से आपको पता चल रहा होगा, रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणाली किसके द्वारा चलाए जाते हैं, रेडियो तरंगे के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती हैं, रेडियो तरंग द्वारा चलाई जाती हैं। तो इस रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे पहले लैम्डा की बात करते हैं। ये होता है 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर के रेंज में होता है, तक होता है। ठीक, इसका जो वेवलेंथ होता है, ये लैम्डा किसका संकेत है, वेवलेंथ का। ये कौन सी तरंगे कहलाती हैं, रेडियो तरंगे। अच्छा, ये कैसे उत्पादित कैसे होती हैं, दोलित्र विद्युत परिपथ द्वारा। कैसे उत्पत्ति होती हैं, दोलित्र विद्युत परिपथ द्वारा क्या होती है, उत्पादन होता है। इसको हम पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइए। दोलित्र विद्युत परिपथ क्या है, इस पर हम चर्चा किया जाएगा, परंतु यहाँ यही केवल आपको जानना कैसे उत्पादन होता है। LCR परिपथ होता है, LC परिपथ होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि रेडियो तरंग कैसे उत्पत्ति होती हैं। दोलित्र विद्युत परिपथ द्वारा उत्पादन होता है। और इसका उपयोग जो है बेटा, उपयोग महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन। किसमें बच्चों, रेडियो एवं दूरदर्शन। ठीक, दूर से ही दर्शन। आप समझ पा रहे हो ना, किस संचार प्रणाली में, संचार प्रणाली में। ठीक है, एक उपयोग हो गया। दूसरा, सेलुलर फोन, मोबाइल जानते हो ना, मोबाइल फोन में भी इसका उपयोग होता है। मोबाइल फोन, या सीधा कहिए संचार व्यवस्था में। किस व्यवस्था में, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सभी में किसका उपयोग होता है, रेडियो तरंग का उपयोग होता है। बच्चों, इस प्रकार से आपका अध्याय ये विद्युत चुम्बकीय तरंग पूर्ण रूप से हम समाप्त करने में सफल हुए। धन्यवाद।